गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 9th चैप्टर 3 ड्रेनेज। आपने ड्रेनेज को समझा, ड्रेनेज है क्या, अपवा तंत्र है क्या। एक्चुअली ये नदियों के बहाव क्षेत्र को हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं कि पानी बहकर कहाँ जाता है, कैसे जाता है और किन किन टेरिटरीज को साथ जोड़ता है। इस सिस्टम को ड्रेनेज सिस्टम कहा। अब ड्रेनेज सिस्टम में कुछ हमने रिवर्स के बारे में पढ़ा कि माउंटेन हिमालय से निकलने वाले रिवर्स, कुछ पेनिसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय भाग से निकलने वाली रिवर्स, वो नदी जो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, वो नदियां जो अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। इन आधार पर हमने इनको अलग अलग कैटेगराइज किया। तो आज हम देखते हैं द हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर में मेन रिवर की अगर बात करें तो द मेजर हिमालयन रिवर आर इंडस एंड द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र ए रिवर एंड along with its tributaries may be called a river system। क्या बताया कि मेजर रिवर्स की बात करें तो हिमालय में एक तो इंडस है, द गंगा है एंड द ब्रह्मपुत्र है। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, ये तीनों महत्वपूर्ण हिमालय की निकलने वाली नदियां मानी जाती हैं और तीनों नदियां अपने लंबे रास्ते तय करती हैं, फर्टाइल प्लेन बनाती हैं और बहुत ही इंपोर्टेंट है भारतीय दृष्टि से। इनमें बहुत सारी टेरिटरीज मिल जाती हैं, सहायक नदियां आके मिल जाती हैं। सहायक नदियां मिलने के बाद कॉल्ड ए रिवर सिस्टम, ये एक नदी प्रणाली कहलाती है। जब एक मेन नदी होती है या एक बड़ी नदी होती है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी वितरिकाएं या नदियां आकर या छोटी छोटी रिवर्स आकर उसमें मिक्स हो जाती हैं, तो वह मेन नदी क्या कहलाती है, रिवर सिस्टम या प्रवाह प्रणाली या नदी प्रणाली कहलाती है। तो हम पहले देखते हैं द इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम की बात करें तो इस नदी प्रणाली को हम कहें तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है, जिसकी टोटल लेंथ बताई गई है 2900 किलोमीटर। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम इसकी क्या है, टेरिटरीज हैं जो इसमें आके मिलती हैं। प्यारे बच्चों में बताऊं, इंडस रिवर जो है उसका 1/3 पार्ट सिर्फ भारत में बहता है और बाकी का रेस्ट पार्ट जो है पाकिस्तान में बहता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये हमारे 3 स्टेट हैं जिनमें इंडस रिवर बहती है। उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट इसका लगभग कहाँ है, पाकिस्तान में है। और ये पाकिस्तान से बहती हुई कहां जाके गिरती है, अगर इसकी बात करें तो पाकिस्तान से बाद में बहती हुई ये जाकर अरेबियन सी में गिर जाती है। इस नदी की बात करें तो इसमें स्लोप बहुत ही जेंटल है, बहुत ही मंद ढाल वाली ये नदी है, धीरे धीरे बहती है और बहुत बड़े बड़े प्लेन बनाती है। जो खास तौर से अगर बात करें तो पाकिस्तान की जीवन रेखा इसको कहा जाता है, क्योंकि वहां पर गेहूं, चावल और जूट की खेती इसके डेल्टा या इसके बेसिन में बहुत बहुतायत से की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। आज अगर हम बात करें पाकिस्तान को पेयजल और सिंचाई की तो 90% ये एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान में सिंचाई और पेयजल का काम करती है। अब आता है आपका द गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो गंगा रिवर सिस्टम जो है ये 2500 किलोमीटर लंबी नदी है। और अगर बात करें टेरिटरीज की तो यमुना, घग्गर, गंडक और कोसी इसकी मुख्य टेरिटरीज नदियां हैं। यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो हिमालय माउंटेन हिमालय से निकलती है। और घग्गर, गंडक और कोसी जो हैं वो नेपाल हिमालय से निकलती है, जो गंगा के अंदर सहायक नदी के रूप में मिलती हैं। ये तो हुई गंगा रिवर की माउंटेन हिमालय से निकलने वाली रिवर जो इसकी टेरिटरीज कहलाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी नदियां भी हैं जो इसकी टेरिटरीज हैं वो पेनिसुलर इंडिया से बहती हैं। जैसे हम बात करें चंबल, बेतवा, सोन, ये माउंटेन हिमालय से नहीं निकलती है, ये पेनिसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय भाग से निकलती हैं। और प्रायद्वीपीय भाग से ये निकलकर नदियां कहां जाके मिलती हैं, गंगा में जाके मिलती है, इसलिए गंगा की टेरिटरीज कहलाती हैं। प्यारे बच्चों, जब गंगा रिवर इन तमाम टेरिटरीज के साथ आगे बढ़ती है तो ये जब असम के पास जाती है तो इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। देन ये आगे बढ़कर बांग्लादेश में ज्वाइन हो जाती है और बांग्लादेश में ज्वाइन होने के बाद इसका नाम मेघना बोला जाता है। और बांग्लादेश में इसको अलग नाम से भी जानते हैं और वो जो है
ब्रह्मपुत्र में ये आके मिल जाती है और ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिक्स हो जाती हैं और मिक्स के बाद इसका नाम मेघना बोला जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान की बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में ये नदी बहती हुई जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो भारत में तो जल ये प्रणाली देती है, इसके साथ सिंचाई और पेयजल हमारे प्रोवाइड करवाती है और कहा जाता है कि पवित्र नदियों में मानी जाती है। आपने देखा भी होगा कि हम शुद्धिकरण के लिए गंगा जल का उपयोग करते हैं और एक बहुत अच्छी बात है कि गंगा जल को कितने भी वर्षों तक आप बोतल में या किसी पात्र में डाल के रखोगे उसमें कभी भी कीड़े या जर्म्स या बैक्टीरिया पैदा नहीं होते हैं। अब इसके कुछ अलग अलग मतावलंबी जो हैं अलग अलग मत देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ग्लेशियर से पानी से पिघला हुआ जल होता है वो शुद्ध होता है इसलिए इसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारे हिमालय की जो केमिकल्स वगैरह हैं या जड़ी बूटियां हैं उनका मिश्रण जो इसमें होता है इसलिए इसमें बैक्टीरिया नहीं होते हैं। खैर बात अलग अलग है लेकिन फिर भी इसको पवित्र नदियों में माना जाता है। गंगा नदी की अगर बात करें तो गंगा डॉल्फिन को जो है विरासत का दर्जा दिया गया है। गंगा डॉल्फिन फेमस है, पर्यटक इसको देखने भी आते हैं। इसके अलावा शुभ कार्यों में या मृत्यु पर्यंत हम देखते हैं तो हरिद्वार जी में हम अस्थि विसर्जन करते हैं अपने पापों के प्रायश्चित के लिए या जीवन के मोक्ष के लिए हम वहां जाते हैं। तो पवित्र नदियों में से एक मानी जाती है। आजकल गंगा को पवित्र करने के लिए या इसको प्योर करने के लिए भारत सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं ताकि गंगा का पानी शुद्ध किया जा सके। अब हम बात करते हैं द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। प्यारे बच्चों ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो है लगभग माउंटेन हिमालय के पैरेलल बहती हुई जाती है और तिब्बत में इसको शांगपो के नाम से जानते हैं। यही नदी जो है ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत में शांगपो के नाम से जानी जाती है। देन ये आगे बढ़ती है और माउंटेन हिमालय के पैरेलल चलती चलती यूटर्न लेती है और यूटर्न लेकर कहां आ जाती है ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और अरुणाचल प्रदेश से फिर आगे बढ़ती है असम में आती है। असम में आने के बाद ये गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी से मिलने के बाद ये बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से जाना जाता है फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्यारे बच्चों इस नदी की खास बात क्या है ये नदी अपने साथ बहुत सारा सिल्ट वगैरह या बजरी कीचड़ गाद वगैरह बहाकर लाती है। तो उस सिल्ट को लाकर अपने रास्तों में जमा देती है और रास्तों में जमाने के बाद ये अपने रास्ते बदल देती है। मतलब इसका जो चैनल सिस्टम है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। मतलब अपने रूट वे में लाकर तलछट कीचड़ गाद और मिट्टी जमा देती है तो उसमें अनेक वितरिकाओं में ये बहने लगती है और असम में और बांग्लादेश में भयंकर बाढ़ के हालात पैदा करती है। अभी आपने मौसम विभाग में देखा होगा या टीवी में आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी से भयंकर बाढ़ आ रही है असम में। चाय के बागान डूब चुके हैं, चाय का जो है उत्पादन घट चुका है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में ये पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है और फिर ये आगे बढ़कर जो है अरुणाचल प्रदेश से अलग अलग जो है गार्ज बनाती है और गार्ज बनाने के साथ ही हिंदुस्तान में एंटर करती है। गार्ज किसे कहते हैं मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। जब पानी ऊंचाई से गिरता है और गिरने के तदुपरांत पानी में सफेद झाग ऊपर निकलते हैं उसे गार्ज बोलते हैं। जो गार्ज बनाकर जो है एंट्री करती है और देन आगे बढ़ती है। इस गार्ज को देखने के लिए बहुत सारे देशी विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं और हमारे टूरिज्म के लिहाज से भी जो है अच्छी खासी इनकम होती है। प्यारे बच्चों ये नदी के अलग अलग नामों से जानी जाती है। इसके बात करें इसके राइज सिस्टम का तो ये माउंटेन हिमालय में तिब्बत के पास जो मानसरोवर लेक है वहां से इसका सोर्स शुरू होता है और वहां से ओरिजिनेट होकर ये आगे बढ़ती है। खास तौर से हम बात करें इंडस और सतलज मानसरोवर लेक के आसपास से जहां ये प्रोड्यूस होती हैं वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का जो है शुरुआत होती है और दिबांग और लोहित इसकी ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं जो इसमें आकर मिलती हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि जहां गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर जब मिलती हैं और पश्चिम बंगाल में वेस्ट बंगाल में एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। इस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये सुंदरबन डेल्टा
भारत की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। और उपजाऊ उत्पन्न की दृष्टि से बात करें तो इसमें बहुत ही फर्टाइल सोइल होती है, अच्छी फसल इसमें होती है। इसके अलावा सुंदरवन डेल्टा नाम रखने का कारण ये था कि यहाँ पर सुंदरी वृक्ष या सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। उन ट्रीज के नाम पर वो वर्ष वर्ष हरे भरे रहते हैं, ग्रीनरी उनकी रहती है, इस वजह से इसका नाम सुंदरवन डेल्टा निकाला गया। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि लगभग आपने माउंटेन हिमालय से निकलने वाली रिवर्स के बारे में पढ़ा, आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब कुछ नदियां हैं जो पेनिसुलर प्लेट्यू से निकलकर अपना एक रिवर सिस्टम बनाती हैं। दो पेनिसुलर रिवर सिस्टम, इसमें रिवर आती हैं नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। ये नदियां हैं जो पेनिसुलर प्लेट्यू प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। इसकी बात करें तो ये नदियां नर्मदा और तापी तो कहां जाती हैं? ये तो अरेबियन सी में गिरती हैं। इनकी लंबाई कम है, क्योंकि कम होने का सीधा सा कारण है कि प्रायद्वीपीय भारत और अरेबियन सी के बीच में जो गैप है वो बहुत ही लिमिटेड है, कम है, मतलब दूरी कम है, इसलिए नदियों की लंबाई कम है। ये नदियां कोई डेल्टा नहीं बनाती हैं, तुरंत ओरिजिनेट होती हैं और सीधा जाती हुई झरने बनाती हुई सीधा अरेबियन सी में गिरती हैं। तो रेनफॉल जरूर बनाती हैं, झरने बनाती हैं। गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां जो हैं ये लंबे रास्ते तय करती हैं और ये पेनिसुलर प्लेट्यू से बहती हुई ये नदियां कहां गिरती हैं? बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और तापी जो हैं अरेबियन सी में गिरती हैं। इनका रूट छोटा है और इनका रूट बड़ा है। अभी नदियों की कुछ खास बातें हैं, उन पे हम डिस्कस करते हैं। हम बात करें सबसे पहले नर्मदा बेसिन की, तो ये मध्य प्रदेश और गुजरात में ये अमरकंटक हिल से निकलती है और इसके बाद ये एक मार्बल रॉक के रूप में जबलपुर के पास नर्मदा फ्लोर में थ्रो डीप एक गार्ज का निर्माण करती है। और इस गार्ज से जब ये गार्ज बनता है या पानी ऊपर से गिरता है तो गिरने की तदुपरांत सफेद झाग ऊपर उठते हैं। इन झागों के कारण इसे धुआंधार वाटरफॉल या धुआंधार जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। बात करें इसकी तो मध्य प्रदेश और गुजरात के पार्ट्स को ये पोर्टेबल वाटर और इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करवाती है। अब हम बात करें कि तापी रिवर सतपुड़ा रेंज से निकलती है और ये बेतौल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से होती हुई रिफ्ट वैली बनाती है। ये रिफ्ट वैली बनाती है, घाटियां बनाती है और मध्य प्रदेश में सतपुड़ा रेंज से होकर ये निकलती है और अरेबियन सी में जाकर गिर जाती है। फिर आती है गोदावरी बेसिन। गोदावरी की बात करें तो लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर है। गोदावरी जो पेनिसुलर भारत की लार्जेस्ट रिवर में मानी जाती है। एंड द राइज ऑफ द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से होकर ये बहती हुई आगे बढ़ती है। एंड लेंथ ऑफ अबाउट 1500 किलोमीटर, लगभग 1500 किलोमीटर इसकी क्या है? लेंथ है। पेनिसुलर रिवर में बेसिन कवर ऑफ द महाराष्ट्र अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइक इन महाराष्ट्र। लगभग इसका 50% जो बेसिन एरिया है, बहाव क्षेत्र है, वो महाराष्ट्र में है। अब हम बात करें तो बिकॉज इस लेंथ एंड द एरिया कवर इट्स ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। इसकी लंबाई और इसकी कवरिंग एरिया के कारण इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसे? गोदावरी रिवर को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। अब आती है आपकी महानदी बेसिन। द महानदी राइज इन द हाईलैंड ऑफ द छत्तीसगढ़, इट्स फ्लो थ्रू एंड उड़ीसा। ये उड़ीसा बहती हुई आगे बढ़ती है और छत्तीसगढ़ की हाईलैंड, छत्तीसगढ़ का जो उच्च भाग, जो मध्यवर्ती उच्च भाग जो है, जो मिडिल पार्ट जो है, हाईलैंड जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, उस हाईलैंड से निकलती है छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से लेकर बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अगर बात करें तो ड्रेनेज बेसिन की, तो सेड बाय द महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड और उड़ीसा में ये अपना बेसिन बहाती है या वहां पर इसका कैचमेंट एरिया आता है जहां पर ये पोर्टेबल वाटर और इरिगेशन वाटर पोर्टेबल प्रोवाइड कराती है। अब आती है कि कृष्णा रिवर राइजिंग फ्रॉम द स्प्रिंग नियर द महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज अबाउट 1400 किलोमीटर एंड
रीचेज ऑफ द बे ऑफ बंगाल, ये महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा रिवर और लगभग 1400 किलोमीटर का रूट तय करती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आता है आपका कावेरी बेसन। द कावेरी राइज इन द एंड ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल एंड द साउथ एंड द कोयम्बटूर इन तमिलनाडु इन द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर्स इन 760 किलोमीटर। ये कोयम्बटूर तमिलनाडु होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिरती है और 760 किलोमीटर की क्या है, लेंथ है। एंड बेसिन ड्रेन्स पार्ट ऑफ द एंड कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में इसका बेसिन है, इसका ड्रेनेज सिस्टम है, बहाव क्षेत्र है। अब बात करते हैं बिसाइड दीज मेजर रिवर एंड दे आर सम स्मॉलेस्ट रिवर flowing toward the east and Damodar basins and the Betwani and Sundar Rekha is there some of the and notable example located them over there। स्वर्ण रेखा की बात करें और बतौनी की बात करें और ब्राह्मणी की बात करें तो ये अन्य कुछ जो डेल्टा बेसिन है जो अपनी एरिया को जो है पोर्टेबल वाटर इरिगेशन वाटर प्रोवाइड करवाती हैं, तो अन्य छोटी छोटी नदियां इसमें हैं। अब बात करते हैं हम लेक्स की, तो यू मे दैट एंड फेमिलियर विद दैट एंड वैली ऑफ द कश्मीर एंड द फेमस डल लेक एंड हाउ बोट्स एंड द एंड सिकियार्स विच ऑफ द इन आर्टिस्ट ऑफ द एंड थाउजेंड इन फ्लड ईयर एंड द सिमिलरिटी यू कैन दे हैव विजिटेड सम ऑफ द अदर टूरिस्ट स्पॉट ऑफ द नियर लेक एंड द एंजॉय बोटिंग स्विमिंग एंड द अदर वाटर गेम्स। क्या कहा कि जो हमारी इंडिया की लेक्स हैं जो माउंटेन हिमालय से बहने वाली नदियों के द्वारा बनी हुई हैं या पेनिसुलर प्लेट्यू में बनी हुई हैं, इन लेक्स को देखने के लिए देश दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, वो इनको देखते हैं, बड़ी टूरिज्म की इनकम इनसे होती है, इकोनॉमिक रूप से इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है कि बहुत सारे लोग इसमें जो है बोटिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, देखते हैं। तो ये सब चीजें जो है लेक्स वगैरह भी हैं, ये माउंटेन हिमालय से हो या पेनिसुलर प्लेट्यू से हो, इनसे भी हमें काफी इनकम होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब बात करते हैं रोल ऑफ द रिवर इन द इकोनॉमी। भारतीय नदियों का हमारी इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या रोल है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहूं, इन नदियों से ही हमारे आज भारत कृषि प्रधान देश है और इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज और पोर्टेबल वाटर हमें प्रोवाइड होता है। इसी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो रन करता है, स्मूथली रन करता है और अच्छी खासी उपज हमारे प्रोडक्शन इससे होता है और हमारा देश आत्मनिर्भर बनता है। बात करें अर्थव्यवस्था का, लगभग 3/4 भाग, 3/4 पार्ट कवर करती हैं हमारी ये रिवर्स, जिससे हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। अगर इन रिवर्स का रोल नहीं हो, बारिश का रोल नहीं हो, तो शायद भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी खाद्यान्न के रूप में वह कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। अब बात करते हैं रिवर पोल्यूशन की। प्यारे बच्चों, आज भारत सरकार की बात करें चाहे राज्य सरकारों की बात करें, वह वाटर पोल्यूशन को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि अगर वाटर पोल्यूशन के द्वारा हम पानी को दूषित करते रहेंगे तो हमारे पीने योग्य पानी और जो फर्टिलिटी जमीन के लिए जो है इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए पानी की कमी आ जाएगी, हमारी जमीन उससे खराब हो जाएगी और क्षारीय तत्व उसमें सॉल्टी रॉक्स या सॉल्टी सॉइल होने के कारण से उत्पादन कम हो जाएगा और हमारे यहाँ जो है प्रोडक्शन कम होने से लोगों की आजीविका या उनका जो है लाइफ स्टाइल जो है वो बदल जाएगी, लोगों में पुअर्टी आ जाएगी, लोग अपना भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमें इन रिवर्स को पोल्यूशन से रोकना है। हमें गार्बेज ये वेस्टेज जो है वो नदियों में नहीं डालना है। फैक्ट्रियों से केमिकल वाला गंदा पानी या कलरफुल पानी जो है गंदा पानी इन रिवर में नहीं डालना है। सीवेज की लाइनिंग में हमें नहीं डालनी है। मरे सड़े जानवर इसमें नहीं डालने हैं। ह्यूमन डेड बॉडीज को भी हमें इनमें नहीं डालना है और हमें कंजर्वेशन करना है। जो भी जलीय जंतु जो नदियों में पाए जाते हैं उनको सुरक्षा देनी है, क्योंकि अगर ये पोल्यूशन होगा तो जलीय जंतु इसको पानी को जो है कंज्यूम करके मर जाएंगे। इससे बहुत भारी पोल्यूशन नदियों में हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये ह्यूमन यूजेबल नहीं रहेगी, मानव के उपयोग लायक नहीं रहेगी, तो हमारा जीवन दुष्भर हो जाएगा। तो हम सबको मिलकर इनको पोल्यूशन फ्री करना चाहिए, इनको संरक्षित करना चाहिए,
इनमें कोई भी ऐसे अवरोध ना पैदा किए जाएं जिससे बाढ़ जैसे हालात पैदा हों। प्यारे बच्चों, में और बात करूं इकोनॉमिक दृष्टि से, तो इन नदियों पे हमने डैम बनाकर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा रखे हैं और इससे बहुत भारी मात्रा में हम कई किलोवाट, लाखों किलोवाट, मेगावाट बिजली बनाते हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी हम केनाल बनाकर, नहर बनाकर सिंचाई करते हैं, जिससे हमारे किसानों की उपज बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, उनकी खेती बाड़ी अच्छी होती है। तो ये तमाम उनके कुछ बेनिफिट्स हैं, जो माउंटेन हिमालय से निकलने वाली रिवर हों, चाहे पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलने वाली रिवर हों, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इन सबको संरक्षित करना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन आंसर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।